हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कोरल रीफ से, फिर हम पढ़ेंगे ओबिलिया एंड ओरिलिया। तो स्टार्ट करते हैं हम कोरल रीफ से कि कोरल होते क्या हैं। कोरल हमारे पास मरीन, कॉलोनियल, पॉलीप्लॉइड नाइडेरियंस है जो मिल के कोरल रीफ बनाते हैं। एक इंडिविजुअल कोरल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो इस डायग्राम में। बाहर से हमारे पास एक एक्टोडर्म होती है इस तरह से, और हमारे पास ये नाइडोसाइट सेल्स टेंटिकल्स होते हैं जिनमें नाइडोसाइट सेल्स होते हैं। ये हमारे पास सिलेंट्रॉन कैविटी है। जो हमारी सिलेंट्रॉन कैविटी होती है वो पार्टीशनड होती है, और उस सिलेंट्रॉन कैविटी में कैल्शियम या सिलिका की कैल्शियम कार्बोनेट की या सिलिका की डेपोजिशन होती है। उस डेपोजिशन को हम कहते हैं कोरलाइट। और ये जो डेपोजिशन है ये एक कोरल दूसरे कोरल से जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ सीनोस्टियम। और सीनोस्टियम में भी डेपोजिशन होती है। विद इन कोरल तो होती है, लेकिन सीनोस्टियम में भी डेपोजिशन होती है, उसको सीनोसार्क बोलते हैं। और हमारे पास एक कोरलाइट, सीनोस्टियम और दूसरा कोरलाइट मिलके हमारे पास बनाते हैं कोरैलम। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कोरैलम मिलके हमारे पास बनाते हैं कोरल रीफ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया एक इंडिविजुअल कोरल का। अब मेनली जो कोरल रीफ है वो कोरल्स बनाते हैं, और कोरल्स बिलोंग करते हैं मेनली फाइलम नाइडेरिया को। और नाइडेरिया में कौन कौन सी क्लासेज या ऑर्गेनिज्म है जो हमारे पास कोरल रीफ के फॉर्मेशन करते हैं, अब वो देखते हैं। कोरल फॉर्मिंग नाइडेरियंस। सबसे पहले मेन जो क्लास है जो कोरल रीफ को फॉर्म करती है वो है हमारे पास एंथ्रोजुअन्स। एंथ्रोजुअन में भी दो तरह के आते हैं, ओक्टाकोरेलिया एंड हेक्साकोरेलिया। ओक्टाकोरेलिया में आ गया टूबीपोरा, हेक्साकोरेलिया में आ गया फंजिया एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजू आ गया। इसमें कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो कोरल फॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल मिलीपोरा। दूसरा जो साइफोजुआ है ये कोई भी कोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब आगे एंथ्रोजुआ की भी आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स कि कौन से ऑर्गेनिज्म कोरल बनाते हैं जो एंथ्रोजुआ में बिलोंग करते हैं। तो डिवीजन की बेसिस पे देखें तो सबसे पहले हॉर्नी कोरल्स, ऐसे कोरल्स आगे जिनमें अंदर का जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना होता है प्रोटीनेशियस कंपाउंड का। जब प्रोटीन का बना होता है तो विद टाइम वो जल्दी गल जाते हैं इसीलिए वो मेन नहीं होते हैं, मतलब मेन उनसे कोरल नहीं बनते हैं। दूसरा आगे हमारे पास सॉफ्ट कोरल्स। इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स होते हैं उसमें, मीजोग्लिया में एम्बेडेड। ऐसे कोई इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं बनता, अलग अलग जगह पे स्पिक्यूल्स होंगे, उससे बनेगा हमारे पास कोरल। और ये भी कोरल बनाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इससे कोरल रीफ बनता नहीं है। एग्जाम्पल एल्कायोनियम। दूसरा आ गया स्टोनी कोरल्स। इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसके अंदर साल्ट की डेपोजिशन होती है। ये जो है अच्छी तरह से कोरल बनाते हैं, एग्जाम्पल ट्यूबीपोरा। फिर आते हैं हमारे पास लास्ट कैटेगरी जो है ट्रू और स्टैग हॉर्न कोरल। ये कॉलोनियल होते हैं, मतलब कोरल रीफ बनाने के लिए कंडीशन है कि वो कॉलोनियल होना चाहिए, क्योंकि एक कोरल से तो बनेगा नहीं, बहुत सारे कोरल आपस में जुड़ के कोरल रीफ बनाते हैं। ये कॉलोनियल है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड सिलिका एंड स्ट्रॉन्शियम सल्फेट होती है इनमें एंडोस्केलेटन में, एग्जाम्पल मैड्रीपोरा। ये ट्रू होते हैं, मेन जो कोरल रीफ बनाते हैं वो ट्रू और स्टैग हॉर्न एंथ्रोजुआ बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। सबसे पहले जो शुरुआत होती है कोरल रीफ की बनने की वो स्टार्ट होती है फ्रिंजिंग रीफ से। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है? इट लाइज क्लोज टू द शोर एंड एक्सटेंड इनटू द सी, देयर इज नो नेविगेबल चैनल इन बिटवीन देम। इसके कहने का मतलब है कि कोरल रीफ जो है वो शोर के साथ में बनना स्टार्ट होते हैं, और उनमें कोई भी नेविगेबल चैनल नहीं होता है बिटवीन लैंड मास एंड सी, मतलब उनके बीच में कोई वाटर बॉडी नहीं होगी, और वो शोर के बिल्कुल साथ में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ऐसे व्यू देखें हम इसका तो इस तरह का दिखेगा ये। देखिए इधर कोई भी जगह नहीं बची है बिटवीन कोरल रीफ एंड लैंड मास। दूसरा क्या होता है? बैरियर रीफ्स। They are like fringing reef and they extend into the sea from the island, but there is appearance of navigable channel called lagoon between them. Example, Great Barrier Reef, North East Australia. इसके कहने का मतलब है कि बैरियर रीफ में क्या होता है कि जो हमारे पास रीफ होता है, कोरल रीफ होता है, वो आइलैंड से दूर चले जाता है, और
आइलैंड और बैरियर रीफ के बीच में एक नेविगेबल चैनल बन जाता है, एक वाटर बॉडी आ जाती है जिसको हम लगून कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये लगून अभी भी पानी के अंदर है, ये पानी के बाहर नहीं आया है। इस तरह से आता है, ये पानी के अंदर ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं और इनके बीच में नेविगेबल चैनल बन जाता है। यहाँ आप देखिए, यहाँ इसके और इसके बीच में कोई भी नेविगेबल चैनल नहीं है। तीसरा और लास्ट आता है अटोल। ये कोरल आइलैंड या लगून आइलैंड इन्हें कहते हैं। सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड होते हैं, मे बी ब्रोकन टू फॉर्म चैनल्स। एग्जाम्पल आ गया एग्जाम्पल आ गया इसमें मालदीव्स आइलैंड। देखिए इधर दिया है इसकी सर्कुलर अटोल, इधर हॉर्स शू शेप्ड, इधर ब्रोकन इनटू चैनल्स। ये डायग्राम अच्छी तरह से हमारे पास कोरल रीफ किस तरह से बनता है। सबसे पहले हमारे पास एक फ्रिंजिंग रीफ होता है, इस तरह से चारों तरफ से थोड़ा 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 बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता, ये हम थ्योरी में देखेंगे ये किस तरह बनता है, फिर इस तरह से दूर से बनना स्टार्ट हो जाता है और इसके बीच में एक वाटर बॉडी आ जाती है, और तीसरी बार ये आइलैंड पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये कैसे गायब होता है ये हम थ्योरी में पढ़ते हैं। अब कोरल किस तरह से बनते हैं इस पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं, और सबसे माने जाने वाली थ्योरी है हमारे पास डार्विन सबसिडेंस थ्योरी। इसमें कहा गया कि इट स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजिंग रीफ। स्टार्ट होता है फ्रिंजिंग रीफ की फॉर्मेशन से, क्रिएट सबस्ट्रेटम ओवर विच कोरल पॉलिप्स ग्रो। मतलब जो स्लोप ऑफ लैंड मास है जो इस तरह से पानी के अंदर है, ये सरफेस हमारे पास जगह देती है कि इधर कोरल रीफ बन पाए। ये आइलैंड है, इस तरह से स्लोप होगा, इधर कोरल रीफ्स बनेंगे। लैंड मास सबसाइड इनटू द टेक्टोनिक्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जो आइलैंड होता है वो सबसाइड करते जाता है टेक्टोनिक्स में, और जैसे आइलैंड नीचे चला गया, लगून हमारे पास फॉर्मेशन होती चली गई। रीफ एंड लैंड मास दिस फॉर्म्स द बैरियर रीफ। इस तरह से बैरियर रीफ की फॉर्मेशन होती है। व्हेन लैंड मास कंप्लीटली सबसाइड, जब लैंड मास पूरी तरह से सबसाइड कर जाता है अंडर द सी, इट क्रिएट्स अटॉल। अब इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले था कि अभी आइलैंड सबसाइड नहीं कर रहा है, जो स्लोप था इसका समुंदर में, उसने थोड़ी सी जगह दी कोरल को बनने के लिए। इस तरह से कोरल की फॉर्मेशन बिल्कुल आइलैंड के साथ साथ हो गई। अब कोरल तो अपनी ही जगह पे बन रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आइलैंड जो है सबसाइड करते गए, कहाँ के लिए, नीचे के लिए। तो इसके और इसके बीच में एक वाटर बॉडी आ गई जिसको लगून कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये जो ये आइलैंड था ये कम्प्लीटली सबसाइड कर गया, मतलब पूरा का पूरा समुंदर के अंदर चला गया, और जिसकी वजह से खाली अटोल बाहर बचा। तो इसलिए हम इसे लगून आइलैंड कहते हैं या अटोल आइलैंड कहते हैं। अब पढ़ते हैं कोरल ब्लीचिंग। एक फिनोमिना विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। इसमें क्या होता है कि आमतौर पे क्या हर वक्त कोरल के अंदर जूजेंथेले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से जो पॉलिप है वो जूजेंथेले को बाहर छोड़ देता है, जिसकी वजह से पॉलिप जो है अपनी मतलब कलर ख़त्म हो जाता है और वो शाइनी स्पिक्यूल्स जैसे बचते हैं समुंदर में, उसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। कोरल एक्सपेल जूजेंथेले व्हेन कोरल बिकम फिजिकली स्ट्रेस। जब उस पर फिजिकल स्ट्रेस होता है तो वो जूजेंथेले को एक्सपेल कर देता है। कोरल रूज कलर स्टार्क वाइट अपीयरेंस उसकी बच जाती है। अब इसका रीज़न क्या क्या है। वार्मिंग ऑफ ओशन टेम्परेचर अबव 1 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड। इसके कहने का मतलब है कि जो कोरल को टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, अगर उससे 1 डिग्री टेम्परेचर भी एवरेज ऊपर बढ़ गया तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और जूजेंथेले को बाहर छोड़ देते हैं। या तो उनमें कोई डिजीज़ लग जाए जैसे ब्लैक बैंड या येलो बैंड, या तो डैमेज फ्रॉम पोल्यूशन हो उसको, या ऑयल स्पिल्स हो, मतलब वो भी पोल्यूशन ही कॉज करता है। स्टॉर्म आ जाए, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, रन ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड, ये भी पोल्यूशन कॉज करती हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि डायनामाइट या साइनाइड फिशिंग होती है, ये बैन है लेकिन फिर भी कई जगह पे होती है, इससे भी मतलब कोरल रीफ को नुकसान पहुंचता है। दूसरा होता है ड्रैग फिशिंग, जिसके अंदर 2 बोट्स चलती हैं, बीच में नेट ऐसे लटका देते हैं और वो चलती हैं और उसमें फिशेस वगैरह अटकती जाती हैं। वो जो ड्रैग फिशिंग होती है उसमें भी कई बार कोरल या आ जाते हैं, उससे कोरल रीफ को डैमेज होता है। अब ये हमारे पूरा कोरल रीफ के बारे में टॉपिक है। अब सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ओबीलिया से। ओबीलिया फाइलम नाइडेरिया को बिलोंग करता है, क्लास हाइड्रोजुआ है और कॉमन नेम इसका सीफर है। इसमें डोमिनेंट स्टेज होती है, पॉलिप स्टेज होती है, और इसका पॉलिप इस तरह का दिखता है। इस तरह का इसका पॉलिप होता है जिसके अंदर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, स्टैंडिंग स्ट्रक्चर,
जो इस तरह से स्लांटिंग वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं हाइड्रोराइजा। जो हमारे पास वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हाइड्रोकैलस। वो जो इसके अंदर जो इनर लिविंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सीनोकार। और जो बाहर से इसके अंदर एपिडर्मिस होती है उसको बोलते हैं पेरिसार्क। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ज़ोइड्स होते हैं। सबसे पहले इसमें गैस्ट्रोजॉइड होता है, ये रहा उसका माउथ, टेंटिकल्स, इस तरह के टेंटिकल्स बने होते हैं, सिलेंट्रॉन की कैविटी है। फिर आता है गोनोजॉइड जिसके अंदर बड्स बनती हैं। और हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास गैस्ट्रोजॉइड है उसके अंदर ये एन्यूलाई होते हैं जो अलो करते हैं इसकी बेंडिंग के लिए। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है पॉलिप्स ऑफ ओबिलिया। अब इसके इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले इसका गैस्ट्रोजॉइड किस तरह का होता है, इस तरह का इसके टेंटिकल्स आगे बाहर के लिए जिसमें नाइडोसाइट सेल्स होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। इसकी ये एक्टोडर्म आ गई, अंदर इसके बीच में मीजोग्लिया आ गई। बाहर वाली लेयर को इसकी कहते हैं हाइड्रोथिका, अंदर वाली को एंडोडर्म, और बीच में आ गई सिलेंट्रॉन कैविटी। ये आ गई पेरिसार्कल एन्यूलाई जो इसकी इस तरह से बेंडिंग या मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और तीसरा आ गया हमारे पास गोनोजॉइड। गोनोजॉइड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, पहले बाहर से आ गया, इसमें गोनोपोर होता है। अंदर से हमारे पास ब्लास्टोसाइल होता है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट मतलब जिसपे हमारे पास मेड्यूसा की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास प्रोट्यूबरेंस आता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है ब्लास्टोस्टाइल पे। फिर उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है और हमारे पास बेल रूडिमेंट बनता है। फिर हमारे पास मेड्यूसा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से हमारे पास मेड्यूसा बड जो है रेडी हो जाती है टू डिटैच फ्रॉम द गोनोजॉइड। अब इसका हम एक लाइफ साइकिल देखते हैं। अभी इसका ये बचा है, इसके अंदर मेड्यूसा स्टेज किस तरह होती है। ये एक अम्ब्रेला शेप का होता है, इस तरह से इसकी शेप होती है। लेकिन अगर हम इसकी सब अम्ब्रेला व्यू देखें हम मतलब इस तरह से अम्ब्रेला, अगर हम इसके नीचे से देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है सब अम्ब्रेला व्यू। इसके अंदर हमें बाहर से सबसे पहले टेंटिकल्स दिखते हैं और इसमें हमें स्टैटोसिस दिखते हैं जो हेल्प करते हैं किसको, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। इसमें रोफिलिया नहीं होता है, इसमें स्टैटोसिस्ट होती है, इंडिविजुअल सेल होता है। फिर इस तरह से इसमें गोनैड्स होते हैं, बीच में सिलेंट्रॉन है और इस तरह से इसमें माउथ है। गैमीट्स बोथ मेल एंड फीमेल आर फॉर्म्ड विद इन पॉलिप्स पैक्ड इनटू मेड्यूसा एंड देन रिलीज्ड। इसके कहने का मतलब है कि गैमीट्स की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पॉलिप स्टेज में ही हो जाती है। मेड्यूसा का काम सिर्फ इतना है कि उन गैमीट्स को रिलीज करना बस। अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं हम। इस तरह से हमारे पास पॉलिप स्टेज है, फिर हमारे पास उससे एक मेल और एक फीमेल बड अलग होगी मेड्यूसा की। मेल जो है हमारे पास छोटा होता है, फीमेल थोड़ा बड़ा होता है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, तो स्पर्म और ओवा बाहर आए, फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बनाए, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और ब्लास्टुला बना। फिर गैस्ट्रुलेशन की मदद से इसमें प्लेन्यूला लार्वा बनता है। प्लेन्यूला लार्वा एक फ्री स्विमिंग होता है और नॉन फीडिंग होता है क्योंकि इसमें माउथ का स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस तरह से आप देखिए इसके अंदर ये बाहर वाली आ गई एक्टोडर्म, अंदर वाली आ गई एंडोडर्म। ये एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है और जो एक्टोडर्म होती है दैट कंटेन फ्लैजिला। फिर ये सेटल डाउन होता है, हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं हाइड्रोला। और उसके बाद उस हाइड्रोला में टेंटिकल्स बनते हैं और एक माउथ बनता है और एक जिसको हम कहते हैं यंग पॉलिप। और यंग पॉलिप से हमारे पास दूसरी बार फिर से एक पॉलिप की स्टेज इमर्ज हो जाती है। इसको हम कहते हैं मेटाजेनेसिस इन ओबिलिया या फिर लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया हमारा कंप्लीट हो गया। एक डायग्राम भी है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये प्लेन्यूला है, सेटल्स हो जाता है, फिर हमारे पास यंग पॉलिप है, फिर हमारे पास पॉलिप आ गया, मैच्योर पॉलिप आ गया। अब हमारे पास सवाल आता है कि मेटाजेनेसिस, अगर क्वेश्चन में बार बार देखा गया पीवाईक्यूज में कि डिफाइन मेटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस इन ओबिलिया। मेटाजेनेसिस होता गया है, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अल्टरनेट बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, टिपिकली इन्वॉल्विंग बोथ सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। इसका कहने का मतलब है कि एक सिंगल लाइफ साइकिल में एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म जो है इख्तियार करता है, उसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये फिनोमिना कॉमनली पाया जाता है नाइडेरियंस में। अब दूसरा ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं ओरिलिया, फाइलम नाइडेरिया, क्लास काइफोजोआ। इसको हम
कॉमन नेम इसका मून जेली है, इसमें मेड्यूसा डोमिनेंट है, पहले वाले में पॉलिप था। अब इसका मेड्यूसल स्टेज किस तरह की होती है, इस तरह की होती है, अम्ब्रेला शेप तो होता है और इसके अंदर 8 इस तरह से होते हैं, लेपिड्स होते हैं, इस तरह से 8 लेपिड्स होते हैं, इस तरह से 8 इस तरह से यहाँ बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेपिड्स की फॉर्मेशन होती है इसमें। टेंटिकल्स, ये इसकी ओरल आर्म आ गई, यहाँ बीच में इसके माउथ होते हैं, टेंटिकल्स आ गए, ये सब अम्ब्रेलल सरफेस है। इसके अंदर रोफेलियम होता है। रोपेलियम इसमें क्या कहा, पहले वाले में स्टैटोसिस्ट थे जो खाली स्टेशनरी मतलब बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें रोपेलियम होता है। रोपेलियम टोटल 8 इन नंबर्स, 8 लेपिड्स होते हैं और उन लेपिड्स पे हमारे पास रोपेलियम प्रेजेंट होता है। रोपेलियम्स में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब रिसेप्टर्स होते हैं। सबसे पहले स्टैटोसिस्ट आता है जो बैलेंसिंग में हेल्प करता है, फिर कीमो रिसेप्टर्स आता है जो सेंस करता है चेंज इन क्वालिटी ऑफ वाटर, जो क्वालिटी ऑफ वाटर को डिटरमाइन करते हैं कि पानी ख़राब है या ठीक है। स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस आता है उसमें। ये आ गया फोटो रिसेप्टर, ये सेंसिटिविटी ऑफ लाइट को मेजर करता है, लेकिन ये इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते, इनमें आंखें नहीं होती है, इनमें खाली लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। फिर ये आगे इसके लेपिड्स, इस तरह के लेपिड्स बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है हम इसे लाइफ साइकिल में देखेंगे। ये एक ओरल आर्म है जिसके अंदर एक्सहेलेंट कैनाल होती है, इसमें कभी कभी ओवर रहता है और फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। इसका फंक्शन सिर्फ इतना है। अब इनमें हम लाइफ साइकिल देखते हैं। हमारे पास 2, एक मेल है और मेल से स्पर्म निकला। इनके अंदर ओवा जो है हमारे पास गैस्ट्रिक पाउच में या एक्सहेलेंट ग्रोव में ही ऑफ ओरल आर्म में ही रहता है। तो मेल का जो स्पर्म होता है उसको जाना पड़ता है दूसरे फीमेल में, वहाँ जाके इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है और फिर हमारे पास जाइगोट बनता है। क्लीवेज होती है तो ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुलेशन होती है तो गैस्ट्रुला बनता है और गैस्ट्रुला से हमारे पास इसमें लार्वा बनता है। और इसके और उसमें उसके लार्वा में क्या डिफरेंस है, प्लेन्युला लार्वा, कि इसके लार्वा में माउथ होता है, ये भी फ्री स्विमिंग होता है, वो भी फ्री स्विमिंग होता है। उसमें नॉन फीडिंग स्टेज होती है क्योंकि उसमें माउथ की फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें माउथ होता है फॉर फीडिंग। फिर ये सेटल्स डाउन करता है और फिक्स्ड प्लेन्युला बनाता है। फिर हमारे पास इसके अंदर इस तरह से टेंटिकल्स बनते हैं और इसमें ये माउथ की फॉर्मेशन भी होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रा ट्यूबा। फिर इसमें वर्टिकल बडिंग की फॉर्मेशन होती है, इस तरह से वर्टिकल बर्ड्स बनते हैं और जो इसके अंदर टेंटिकल्स होते हैं वो तो नीचे रह जाते हैं, बर्ड्स ऊपर बनते जाते हैं और बर्ड्स बने, वर्टिकल फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स होती है इसमें। इसको हम कहते हैं साइफिक स्टोमा। फिर इसके अंदर ईच बर्ड सेपरेट्स फॉर्मिंग लार्वा। ईच बर्ड, जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग से सेपरेट होती है और लार्वा की फॉर्मेशन होती है और लार्वा इसमें इस तरह का दिखता है। इस तरह से इसमें 8 आर्म्स होती हैं और उन आर्म्स में देखिए इधर बीच में माउथ है, गैस्ट्रिक पाउच है, इसको लेपेल्स बोलते हैं, जो हमने 8 इस तरह से स्ट्रक्चर बने थे। और ये आ गया रोपेलियम। अब वो रोपेलियम की फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि मीजोग्लिया एक्सपेंड करती है, जो ये बीच बीच में जगह देखिए ना, इसमें मीजोग्लिया एक्सपेंड करती है और लेपेल्स बनते हैं अलॉन्ग विद एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म और इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी दोबारा से मेड्यूसा की। अब हमारा थर्ड टॉपिक, इसके अंदर लास्ट टॉपिक है सॉरी, ओरिजिन ऑफ बाइलेट्रिया, कि बाइलेटरल ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम सेंटर से काटें किसी एक स्पेसिफिक प्लेन में तो वो 2 तरह से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म किस तरह से इवॉल्व हुए कि उनमें एक ही वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन होता है। जो बाइलेट्रिया होते हैं वो 2 तरह से डिवाइड होते हैं, एक प्रोटोस्टोमिया, दूसरा ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया वो होता है जिसमें प्लास्टोपोर जो है माउथ बनाता है और इनस बाद में फॉर्म होता है। ड्यूट्रोस्टोमिया वो होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर जो है एनस बनाता है, बाद में माउथ की फॉर्मेशन होती है। अब इस पर डिफरेंट थ्योरीज आई हैं, उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली थ्योरी है टीनोफोर पॉलीक्लेड थ्योरी बाय आर्नोल्ड। इसमें कहा गया कि प्लेटीहेल्मिन्थिस या पॉलीक्लेड जो है ओरिजिनेट हुए हैं टीनोफोर लाइक एंसेस्टर से। इसने बोला कि टीनोफोर लाइक एंसेस्टर से आगे चल के मतलब प्लेटीहेल्मिन्थ्स की ओरिजिनेशन हुई। अब ये कैसे हुई देखते हैं। ये हमारे पास एक टिपिकल टीनोफोर है और ये हमारे पास टिपिकल पॉलीक्लैड है। अब हमारे पास ये 2 ऑर्गेनिज्म आ गए, इन 2 में रिसेम्बलेंस क्या क्या है, मतलब इन 2 में सिमिलैरिटीज क्या क्या है वो देखते हैं। बोथ ओविड एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी है इनकी,
दूसरा फ्लैटनिंग ऑफ बॉडी, मतलब फ्लैटन बॉडी है। तीसरा माउथ वेंट्रल है। डिटर्मिनेंट क्लीवेज है, मतलब पहले ही हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्म है और वो बाद में चल के ये ऑर्गन्स बनेंगे। म्यूलर्स लार्वा ऑफ पॉलीक्लेड शो सिमिलैरिटीज विद सीडिपिड लार्वा ऑफ टीनोफोर, कि इन दो में सिमिलैरिटीज है दोनों के लार्वा में। ब्लाइंड एंडिंग डाइजेस्टिव ट्रैक, कि बोथ में एनस नहीं होती है, लेकिन बाद में हमें पता चला टीनोफोर के डायग्राम में अब देखना कि इसमें टेम्परेरी एनल पोर होता है। एक तो बात यह आ गई, डिफरेंसेस क्या क्या है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज डिफर है, और पैटर्न ऑफ क्लीवेज जिसमें डिफर है। टेम्परेरी अपेयरेंस ऑफ एनल पोर इन टीनोफोर है, और कोलोब्लास्ट सेल्स आर यूनिक इन टीनोफोर। ये 3-4 डिफरेंसेस आ गए जिसकी वजह से हम ये थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ लिखा है बिकॉज ऑफ दीज रीजन दिस थ्योरी गेट रिजेक्टेड। और इसके रिजेक्ट होने की एक और वजह ये थी कि पॉलीक्लेड और नॉट द अर्लीस्ट प्लेटीहेलमिन्थिस, कि पॉलीक्लेड जिससे हम टीनोफोर बोल रहे थे कि टीनोफोर से प्लेटीहेलमिन्थिस आते हैं, लेकिन प्लेटीहेलमिन्थिस सबसे पहले वाले पॉलीक्लेड नहीं, इससे पहले भी डिफरेंट पॉलीक्लेड है। अब दूसरी थ्योरी देखते हैं हम, टीनोफोर ट्रोकोफोर थ्योरी। इसमें बोला गया है कि रिसेम्बलेंस बिटवीन प्लेन्युलर लार्वा ऑफ नाइडीरिया, सीडिपिड लार्वा ऑफ टीनोफोरा, म्यूलर्स लार्वा ऑफ हेलमिन्थिस और ट्रोफोर लार्वा ऑफ एनिलिडा, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनिलिडा। ये रहा प्लेन्युलर लार्वा, सीडिपिड लार्वा, म्यूलर्स लार्वा और ट्रोकोफोर लार्वा। अब इनके अंदर रिसेम्बलेंस क्या क्या है। सबसे पहले हर कोई जो है सीलिएटेड है, सिमिलर सेंसरी स्ट्रक्चर है, स्टेटोसिस्ट एंड फोटो रिसेप्टर्स, ओविड ट्रांसपेरेंट बॉडी है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। ये डिफरेंस है। और तीसरी और आखिरी हमारे पास थ्योरी आती है कि प्रिमिटिव एसिलोमेट प्लेटीहेलमिन्थिस ओरिजिनेट एंसेस्टर विच रिसेंबल प्लेन्युलर लार्वा ऑफ नाइडेरियंस, फ्री लिविंग लार्वा सेटल्स ऑन सबस्ट्रेटम एंड स्टार्ट क्रीपिंग। इसमें ये बोला गया कि जो पहले प्लेटीहेलमिन्थिस थे वो निकले हैं प्लेन्युलर लार्वा ऑफ नाइडेरिया से। किस तरह से कि जो फ्री लिविंग लार्वा था वो सेटल हुआ सबस्ट्रेटम में, स्टार्ट क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग पॉलिप। पॉलिप बनाने के बजाय उसने क्रीपिंग मोड ऑफ लाइफ ही चुनी, मतलब एक और तरह की लाइफ उसने चुनी। डेवलप्ड ए वेंट्रिकल माउथ फॉर फीडिंग, और उसमें एक वेंट्रल माउथ बन गया फीडिंग के लिए। अब यहाँ बताया डायग्राम में प्लेन्युलॉइड लार्वा, हमारे प्लेन्युलॉइड ऑर्गेनिज्म हमारे पास इस तरह से, उस हमारे एसिलॉइड ऑर्गेनिज्म बन गए। और उसके बाद हमारे पास निमोटोड निकले, ड्यूट्रोस्टोम, प्रोटियोस्टोम, और प्रोटियोस्टोम में हमारे पास एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क है। इस तरह से हमारे पास साइड ब्रांच आ गई नाइडेरिया की।